कि मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जिसको जेडीयू के कार्यकर्ता ये समझे कि नीतीश जी के नेतृत्व में बनेगी। जब बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या वाकई नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के हाथ में पार्टी की पूरी कमान सौंप देंगे? सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर नीतीश को सीएम कुर्सी नहीं मिल रही या नीतीश को सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रखा जा रहा, तो क्या निशांत को सीएम चेहरे के तौर पर रखा जा सकता है? क्या निशांत के हाथ में सीएम कुर्सी दी जा सकती है? और एक सवाल फिर ये भी खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जो जेडीयू के सांसद हैं वे इस तरीके की बात क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तय करेंगे कि किसको आना है और किसको नहीं आना है या किससे क्या जगह मिलनी चाहिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हम ये देख रहे हैं कि जो राजनीतिक पारा है वो गरमाया हुआ है, जहां पूरी ताकत तेजस्वी यादव लगाते नजर आ रहे हैं। सीएम बनने की वो पूरी कोशिश में है और यही वजह है कि कई योजनाओं को वो लाने की बात भी कर रहे हैं। इसके साथ ही वो मोदी सरकार पर निशाना भी साधते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बिहार की राजनीति को साधने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे में नीतीश का क्या रोल हो जाता है? क्या नीतीश एक डमी सीएम के तौर पर रह गए हैं? क्या नीतीश कुमार जो है वो अगर एनडीए की सरकार बनती है तो अगर सीएम चेहरा उन्हें नहीं रखा जाएगा तो फिर नीतीश का क्या रोल होगा? क्या नीतीश फिर से पलटी मारेंगे? लेकिन निशांत की एंट्री एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है और 20 जुलाई को निशांत का जन्मदिन भी है। उससे पहले क्या बड़ा फैसला नीतीश ले सकते हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी दीपक भाई। दीपक भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और जिस तरीके से दीपक भाई इस साल जो चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से पहले हम ये देख रहे हैं कि जहां नीतीश कुमार को लेकर तमाम सवाल भी खड़े होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो क्या अगर नीतीश सीएम नहीं रहेंगे तो बीजेपी की तरफ से कौन सीएम रहेगा? लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर नीतीश का लग रहा है कि भैया उनका उम्र हो चुकी है या नीतीश अब राजनीति करने योग्य नहीं रहे हैं या दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं है, तो ऐसे समय में क्या निशांत को अगर सीएम के तौर पर देखा जाए, सीएम कुर्सी अगर उनके हाथ में दी जाए, तो क्या बीजेपी उसके लिए तैयार होगी? और अगर नहीं तैयार होगी तो जिस तरीके से एक वक्त में निशांत ने कहा था कि उनके पिता को ही सीएम बनाया जाए, एनडीए की सरकार बनती है, और नहीं ऐसा हुआ तो शायद वो कुछ आगे सोचेंगे। जी देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पहली कोशिश तो अपने सीएम की ओर रहेगी, क्योंकि अटल जी को सम्मान दिलाना है तो बीजेपी को अपना सीएम बनाना पड़ेगा। ये बात बीजेपी नेता कहते ही आए हैं और नीतीश कुमार भी अटल जी का सम्मान करते हैं। कई बार मंच से मोदी जी की जगह अटल जी का नाम ले देते हैं, वो सम्मान साफ नजर आता है। आपने सवाल निशांत को लेकर किया है, तो निशांत कुमार जिस तरीके से चुनावी साल में एक्टिव हुए, अगर हम विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी ने कहा निशांत को राजनीति में आना चाहिए, समझदार हैं, काफ़ी परिपक्व नजर आते हैं, अब तक ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि जिसकी वजह से फंसे, क्योंकि भले ही वो राजनीति में ना रहे हो। ऐसे कई नेता हैं जिनके परिवारजन राजनीति में नहीं है, बेटे राजनीति में नहीं है, लेकिन उनकी ऐसी कुछ हरकतें पाई जाती हैं जो सवाल खड़े करती है। लेकिन निशांत उन सबसे कोसों दूर है। साफ छवि, पढ़ा लिखा होना उनको कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट देता है। दूसरा फायदा यहाँ पर यह रह सकता है कि अगर हम देखें, मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को कुर्सी सौंपी। आज अखिलेश यादव पूरे भारत में लोकसभा चुनाव के बाद नंबर 3 की पार्टी बना दी है सपा को। अगर हम वोट के आंकड़े पर देखें, सीटों के मामले में देखें, सांसद के, तो वो ले गए हैं आगे। तो वो अखिलेश की ताकत थी। भले ही 2017-2019 का समय था जब बुरी हार भी सामना करना पड़ा। तो तेजस्वी भी ये बात मानते हैं कि संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन फायदा बाद में दिखेगा। लेकिन अगर हम देखें, नीतीश की पार्टी में ऐसा नहीं था कि नीतीश ने परिवारवाद से इतर किसी और को आगे नहीं बढ़ाया। आरसीपी सिंह नाम बहुत बड़ा था, उनको आगे किया गया, लेकिन उन्होंने क्या किया वो आपने हमने सबने देखा। तो वही कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर एक क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी में परिवारवाद का चेहरा प्रबल रहता है। जैसे ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे किया, मायावती ने आकाश आनंद को आगे किया, लालू ने तेजस्वी को आगे किया, बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को आगे किया था, मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आगे किया। तो वही कहीं ना कहीं नीतीश पर भी बात आ रही है। अगर नीतीश के अगर आप देखें तो निशांत के अलावा कौन आपको नजर आ रहा है? नीतीश के बाद नंबर 2 का नेता कौन है? एक समय लल्लन सिंह लग रहे थे, लेकिन उन्हें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। एक समय संजय झा लग रहे हैं, लेकिन उन पर आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ साठगांठ में है। दीपक भाई, एक सवाल मैं प्रशांत किशोर को लेकर करना चाहूंगा कि अभी तक हम क्या देखते रहे कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति के तौर पर, रणनीतिकार के तौर पर काम करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी 2014 में उन्होंने काम किया। हम देखते हैं कि दिल्ली के जो पहले मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, उनके साथ भी उनका काम रहा। हालांकि बीच में आतिशी को बना दिया गया था, उससे पहले उनके साथ वो रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी उन्होंने काम किया। हालांकि कुछ समय उन्होंने नीतीश के साथ भी काम किया। लेकिन प्रशांत किशोर का
अपना नई पार्टी बनाना, और नई पार्टी बनाने के बाद में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो जातिगत राजनीति पर कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं, दलित पर, ब्राह्मण पर, मुसलमानों पर, तो क्या इस बिहार चुनाव में लग रहा है कि जो प्रशांत किशोर हैं वो नीतीश का खेल बिगाड़ सकते हैं? जैसे 2020 के वक्त में हमने देखा था कि एनडीए से अलग होकर चिराग ने नीतीश का वोट काटने की कोशिश की थी, और ये बात विपक्ष कह भी रहा है कि नीतीश लड़ किस तरह है, उनकी लड़ाई तो अपनों से है, और बीजेपी ही कहीं ना कहीं तैयार कर रही है प्रशांत किशोर को। देखिए, प्रशांत किशोर एक समय, जैसा आपने कहा, नीतीश की पार्टी में रहे थे, तो उपाध्यक्ष पद पर रहे थे उस समय, और हैरानी वाली बात ये थी कि जब उन्हें हटाया गया, जब वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मामला बिगड़ा था पार्टी में, तो नीतीश ने ये बात भी कही थी कि अमित शाह जी के कहने पर या बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने पर ही प्रशांत किशोर को पार्टी में जगह दी गई थी। यानी बीजेपी अंदर ही अंदर प्रशांत किशोर को नीतीश की पार्टी में बड़ा नेता उभार कर अपने फायदे के लिए देख रही थी। ऐसे आरोप पहले भी लग चुके हैं, और अभी हाल ही में अगर आप देखें तो विपक्ष भी ये कह रहा है कि सबको पता है कि प्रशांत किशोर किसके कहने पर और किसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जीत नहीं पाएंगे। जबकि उपचुनाव के नतीजे आपने भी देखे होंगे, जो बिहार में अभी हाल ही में हुए थे कुछ सीटों पर, वहां पर प्रशांत किशोर जो एक हवा बनाए हुए थे, वो हवा कितनी थी, वो वहीं पर हवा निकल गई, उनको पता चला नतीजों में कि सीट नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं वहीं खेल खराब हो गया था। अब जातिगत तौर पर साधने की अगर हम बात करें तो हर बिहार की राजनीति में अगर आपको लंबा समय तक टिकना है तो जातिगत तौर पर देखना होगा, वरना अगर आप विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, या फिर सड़कों के नाम पर, बिजली के नाम पर, या बाढ़ नियंत्रण के मामले पर वोट मांगोगे तो जनता कितना सपोर्ट करेगी। इसका उदाहरण चिराग पासवान है आपके सामने। चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था 2020 में, देख लीजिए। नीतीश कुमार ने 2014 में अकेले चुनाव लड़ा था, 2 सीट पर सिमट गई थी। तो वो चीज़ दिखती है कि अकेले चुनाव लड़ने से आप सिर्फ नुकसान कर रहे हो, गठबंधन का फायदा नहीं कर रहे, क्योंकि बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अकेले सरकार नहीं बन पा रही, गठबंधन में ही बन पा रही है। दीपक भाई, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि बिहार चुनाव से पहले क्या हम देख रहे हैं कि चारों तरफ चर्चा एक ही नाम की हो रही है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अभी हाल ही में हमने देखा था कि पूरा माहौल इस तरीके से बना दिया गया है कि जो बिहार चुनाव है वो मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जा रहा है। और कुछ यही अभी हाल ही में दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है उस दौरान भी हम काफ़ी ज़्यादा ये देख रहे थे कि ये भी जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं भगवा पर और मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया। और अभी तक बिहार चुनाव के अंदर हम नीतीश कुमार को एक बड़ा चेहरे के तौर पर देख रहे थे, और नीतीश कुमार का चेहरा रखकर ही उन्हें वोट भी मिल रहा था। लेकिन इस बार ऐसा क्यों कि नीतीश एक डमी सीएम के तौर पर नजर आ रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है कि भैया ये जो चुनाव है ये मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है। तो क्या बीजेपी को भी ऐसा लग रहा है कि अगर नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो शायद सरकार भी नहीं बन पाएगी, और इसका एक बड़ा जो फायदा है वो आसानी से विपक्ष ले जाएगा? देखिए, हमने ओडिशा में देखा था, नवीन पटनायक चुनाव के वक्त काफी बीमार थे, उस वक्त बताया गया, तो बीजेपी ने उसी को मुद्दा बना दिया था उनके स्वास्थ्य को लेकर। नीतीश के साथ भी आप देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य को मुद्दा बनाया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है विपक्ष के द्वारा। लेकिन आपने मोदी जी का जिक्र करा, अगर आप जेडीयू सांसद या अमित शाह जी का ही बयान सुन लें, जब अभी हाल ही में आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जिसको जेडीयू के कार्यकर्ता ये समझे कि नीतीश जी के नेतृत्व में बनेगी, जबकि उन्होंने मोदी जी का भी नाम लिया था। और हाल ही में अगर हम देखें तो मोदी जी जिस तरीके से लगातार दौरे कर रहे हैं, तो वो सवाल भी उठा रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, फिर दिल्ली की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, मोदी है तो मुमकिन है मोदी जी के नाम को आगे बढ़ाना। वो दिखा रहा है कि मोदी जो एक ब्रांड वैल्यू बन चुका है बीजेपी की, जिसका बाकी राज्यों में फायदा मिला है, और बहुत बड़ा फायदा मिला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उसी का फायदा बिहार में भी लेना चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी अगर अपना सीएम बनाना चाहती है तो बीजेपी अपनी भूमिका भी दिखाएगी कि नीतीश नाम नहीं था, सिर्फ मोदी जी का भी नाम था, तो हमें भी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई। और लगातार अगर बात करें तो चाहे वो बिहार के चुनाव हों, या फिर अगर हम यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बिहार की सियासत में लगातार हम देख रहे हैं कि बवाल देखने को मिल रहा है, या फिर तेज प्रताप यादव और या फिर लालू परिवार के अंदर जो घमासान है, वो तमाम चीज़ें बताती हैं कि क्या जैसे जैसे बिहार चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ये ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालते नज़र आएंगे जनता के बीच में, पार्टी के बीच में। और क्या अगर सवाल ये है कि अगर नीतीश सीएम नहीं रहेंगे एनडीए की सरकार बनने के बाद में, तो सीएम फिर कौन रहेगा? क्या निशांत को ऑप्शन के तौर पर देखा जा सकता है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या जो जेडीयू है वो एनडीए से अलग होकर आरजेडी के साथ गठबंधन कर सकती है? क्योंकि कुछ समय पहले लालू यादव का स्टेटमेंट आया था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे और मेरे जो सहयोगी हैं इनको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।